नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे होम लोन के बारे में। होम लोन लेते समय किन किन जरूरी बातों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए जिससे हम लोग उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या फिर उसके जो भी बेनिफिट्स होते हैं हम लोग ले सके और जो हमारा पर्पस है वो उसको सॉल्व अच्छी तरीके से हम कर सके। तो दोस्तों, होम लोन ना हमारे बहुत ज्यादा करीब होता है दिल के। क्यों? क्योंकि घर हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब होता है। तो जो चीज हम लोग लेते हैं अगर वो सही तरीके से, समझदारी से, प्रॉपर तरीके से देखने के बाद अगर उसको लेते हैं तो सोचिए हम लोग उसको कितनी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं और उसका बेनिफिट अगर हमने ले लिया तो शायद आपको लगेगा होम लोन से बेटर कुछ है ही नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो आपको नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। तो दोस्तों, होम लोन लेते समय हमें जो जरूरी बातों का ध्यान रखना है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हम लोग जब भी लोन लेते हैं तो बैंक से ले रहे हैं या एनबीएफसी से ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को जनरली पता ही नहीं होता है। हम लोगों को ज्यादातर ये लगता है कि हम लोगों को लोन बैंक दे रहा है, पर बैंक नहीं देता दोस्तों। जैसे एचडीएफसी का एग्जाम्पल देता हूं मैं। एचडीएफसी बैंक एक अलग चीज है और एचडीएफसी लिमिटेड एक अलग कंपनी है। तो आपको एचडीएफसी बैंक से भी अगर आप लोन ले रहे हैं तो एचडीएफसी लिमिटेड ही आपको लोन दे रहा है। उसी तरीके से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, या केनरा फाइनेंस करके एक अलग कंपनी है एनबीएफसी की जो आपको लोन प्रोवाइड करती है, होम लोन। तो हम लोगों को लगता है कि बैंक हमें देता है। तो बैंक और एनबीएफसी में थोड़ा सा फर्क दोस्तों आ जाता है। जब भी गवर्नमेंट अपने तरफ से रेट रिवाइज करती है या कम करती है तो डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। बैंकों को तुरंत ही उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, एनबीएफसी उसको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो आपको अगर बैंक का ऑप्शन मिल रहा हो, जैसे एसबीआई बैंक डायरेक्टली लोन देता है, तो आप डेफिनेटली चूज करिए बैंक को एज कम्पेयर टू एनबीएफसी। हालांकि हमारे देश के 60-70% होम लोन एचडीएफसी अकेला ही देता है और बहुत अच्छी कंपनी है। बट अगर आपको प्रेफरेंस मिलती है बैंक के साथ डायरेक्टली बैंक के थ्रू लेने में या बैंक जिसमें खुद डिस्पर्स कर रहा हो, तो आप चॉइस कर सकते हैं कि कौन सा लेना है। पर बैंक में शायद आपको ज्यादा बेनिफिट हो क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स बहुत जल्दी अप्लाई हो जाते हैं। तो दोस्तों, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप होम लोन लेते समय रेट ऑफ इंटरेस्ट पक्का चेक करिए। डेफिनेटली आप चेक करते हो, मैं इसमें बोल ही नहीं रहा कि चेक नहीं करते हो आप, लेकिन चेक करते समय आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितने पैसों का फर्क आ रहा है। और ये छोटा 5 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मान लीजिए जैसे आज के करंट में 6.90 भी होम लोन मिल रहा है, 7.05 भी मिल रहा है, कहीं कहीं 9% भी मिल रहा है, अलग अलग रेट्स हैं। तो आप कंपैरिजन करोगे और रेट नेगोशिएट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर्पस सिर्फ कंपैरिजन का नहीं है, यहाँ पे आप रेट नेगोशिएट भी कर सकते हो अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी या फिर आपकी एलिजिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। तो कोई भी लोन प्रोवाइडर आपको सस्ते से सस्ता लोन देने की कोशिश करता है अगर आप नेगोशिएट करते हैं। तो कुछ फीस वगैरह होती है स्टार्टिंग की, जिसको फाइल चार्जेस भी बोलते हैं, आप वहां पर भी नेगोशिएशन कर सकते हो। तो ये चीज आप बोलोगे तो आप भी को फायदा होगा, इसीलिए आप नेगोशिएशन करिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपर तरीके से चेक करिए अलग अलग बैंक्स के अंदर या फिर अलग अलग एनबीएफसी के अंदर। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? तीसरे पॉइंट में आप इसका टेन्योर चेक करोगे या फिर फ्लेक्सिबिलिटी चेक करोगे। मान लीजिए आपने 20 साल का होम लोन लिया। 20 साल का होम लोन लेने में आपने टेन्योर चेक कर लिया, कितने टेन्योर पे आपकी कितनी किस्त जा रही है या फिर ईएमआई जा रही है, 25 साल में कितनी जा रही है, 30 साल में कितनी जा रही है, 15 ईयर्स में कितनी जा रही है। तो आप इसको थोड़ा सा चेक करने के बाद कि आपको कितने साल का टेन्योर चाहिए, तो आप इसको चेक कर सकते हैं और कंपैरिजन भी कर सकते हैं अलग अलग बैंक्स में रेट किस तरीके से आ रहे हैं या अलग अलग एनबीएफसी में रेट किस तरीके से आ रहे हैं। तो आप टेन्योर चेक करिए और फ्लेक्सिबिलिटी चेक करिए कि जैसे मान लीजिए रेट रिवाइज होता है तो कितनी जल्दी आपका बैंक उसको
या फिर आपकी एनबीएफसी उसको रिवाइज कर देती है। मान लीजिए कम होता है तो डेफिनेटली कम करने में ही तो ये लोग थोड़ा टाइम लगा देते हैं, ज़्यादा करने में तो ये अगले महीने में ही डाल देते हैं। तो आपको तो नुकसान होना है अगर ज़्यादा होता है हमेशा, लेकिन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो कौन सा बैंक या कौन सी एनबीएफसी तुरंत उसको इंप्लीमेंट करती है, तो ये भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से। दोस्तों चौथा पॉइंट हमारा जो है उसमें जो मैं बात बताने वाला हूं शायद बहुत लोग उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे अपने आप को, लेकिन आप मेरी बात सुनेंगे तो आप उसको डेफिनेटली समझेंगे और उसका फायदा उठा पाएंगे। मैं आपसे बोलता हूं कि होम लोन हिंदुस्तान का, भारत का सबसे सस्ता लोन होता है। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, फ्यूचर में मान लीजिए आपको अपने घर में फ्रिज लेके आना है या फिर मोबाइल खरीदना है या कोई भी ऐसा काम करना है जो शॉर्ट टर्म आप ईएमआई जिसकी बात लेते हैं ऑनलाइन परचेसिंग करते समय, 9 महीने की, 8 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने की, जहां पर इंटरेस्ट आपका 13-14% का होता है जनरली। यानी क्रेडिट कार्ड से कोई भी सामान ले रहे हो तो उसका इंटरेस्ट 13-14% के आसपास बैठता है। होम लोन 7%, 7.5% का मिलता है। दोस्तों मैं आपसे बोलता हूं कि आप होम लोन जितना ज्यादा ले सकते हैं उतना ज्यादा लीजिए, क्योंकि होम लोन ज्यादा लेने पे जो पैसे आप बचाते हैं और उसको अगर आप कोई और सामान खरीदना है तो वो वहां पर लोन ना लेकर पूरे पैसे देकर ही खरीदिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मोबाइल में या किसी में ऐसी गलती कर देते हैं, 13% का ब्याज वहां पर दे रहे होते हैं और होम लोन को सोचते हैं कि सर पे बोझ हो चुका है, 20 ईयर्स की किस्तों को जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये मत सोचिए कि 20 साल आपका लोन दुगना पैसा देना पड़ रहा है, तिगुना देना पड़ रहा है। सर 20 साल में पैसे आप दे रहे हो 7%, 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, आपको बहुत फायदा होता है होम लोन में। बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है अगर आप उस पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करना जानते हो तो। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने आप को कि मैं म्यूचुअल फंड में तो मुझे 12%, 10% इंटरेस्ट मिल ही जाता है। तो सर अगर मिल जाता है ना मान लीजिए, तो आप होम लोन में प्रीपेमेंट क्यों करते हो? आपको फायदा है। बाकी अपना खुद का नेचर होता है, जो पैसों का यूटिलाइज या जिसको कुछ भी सामान खरीदते समय और दूसरा लोन नहीं लेना है उसको होम लोन कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये भी लोन है और लोन का मतलब आपके सर पे सरदर्दी है, मतलब आपको टेंशन रहेगी लोन चुकाने की हमेशा। तो अगर आप पैसों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं या कुछ और जगह पे आप ईएमआई में कोई चीज सामान खरीद रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि होम लोन वाला पैसा, होम लोन में ज्यादा चीज बड़ी से बड़ी लीजिए और दूसरी चीज पे आपको ताकि लोन ना लेना पड़े। दोस्तों पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है कि आप कोई भी जब लोन लेते हैं तो स्विचिंग जब आपको करना है, मान लीजिए आज आपने कोई सामान, मतलब आपने मान लीजिए होम लोन किसी बैंक से लिया, उस बैंक के जो चार्जेस हैं वो उस हिसाब से नहीं चेंज हुए हैं जिस हिसाब से दूसरा बैंक या दूसरी एनबीएफसी दे रही है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे लोन को स्विच करना चाहिए तो स्विचिंग कराते समय आपको 2-3 चीजों का बड़ा ध्यान रखना है जो आपको नहीं बताई जाती हैं। पहली चीज, चार्जेस कितने आपके लग रहे हैं, तो पूरी काउंटिंग करना अच्छी तरीके से टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से कि आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टेन्योर अगर बहुत कम बचा है आपका होम लोन का तो आप अगर उसको चेंज कराते हैं उतने तो चार्जेस ही पे करने पड़ेंगे आपको। तो चार्जेस चेक करने हैं लोन ट्रांसफर कराने के। सेकंड पॉइंट होता है यहाँ पर जो किसी ने नहीं बताया होगा आपको और शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, बहुत छोटी चीज है, जब आप लोन को ट्रांसफर करते हो एक लोन से दूसरे लोन में तो जो गैप आता है, मतलब वहां पर आप 20-25 दिन का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि आपका एक होम लोन एक जो एनबीएफसी या बैंक आपका बंद कर रहा है वो वहां पे बंद कर देगा और जो दूसरा बैंक जिसने आपको करंट में ट्रांसफर करने के बाद दिया है वो जब आपको पैसे देता है तो उस पूरे प्रोसेस में 20 से 25 दिन या पूरा 1 महीना लग जाता है। तो ये आपकी ईएमआई को चालू करते हैं 1 महीने के बाद नियर अबाउट, तो उस बीच में 1 महीना का जो आपको लॉस होता है उसका जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कोई नहीं बताता आपको पता भी नहीं चलता है इस चीज का। और आप सोचते हो कि मैं ईएमआई तो यहाँ दे रहा था, ईएमआई यहाँ पर जा रही है। नहीं दोस्तों, लोन आपका ट्रांसफर होता है तो बीच का टाइम है आपका, उसमें लोन की किस्त आपकी 1 महीने के बाद शुरू होती है, तो 1 महीने का एक्चुअल में आपको लॉस होता है नियर अबाउट, कहीं कहीं 20 दिन का भी होता है, कहीं 25 दिन का होता है मैक्सिमम, लेकिन इसी के आसपास होता है। तो जो आप उसमें इंटरेस्ट पे करते हैं उसको मान लीजिए वो आपका लॉस है, ये आपको कोई नहीं बताता। तो आपको ध्यान रखना है
कि जो टाइम का लॉस हो रहा है आपका उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसका अमाउंट कितना बनता है। तो आप ट्रांसफर कराते समय उस अमाउंट को कैलकुलेशन में डालिए कि ये पैसा मेरा नुकसान होने वाला है। ठीक है दोस्तों। प्री क्लोजिंग चार्जेस, होम लोन में प्री क्लोजिंग चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप कभी भी मान लीजिए आपके पास कहीं से पैसा आता है, आप चाहते हो मेरा लोन क्लोज हो जाए, तो आप जाइए और तुरंत दे दीजिए, और पैसा आपका तुरंत वो ट्रांसफर जो भी आपने करा उसको खत्म करके लोन क्लोज कर देंगे। तो आपको सिर्फ चार्जेस भी देखने होते हैं वहां पर कि भैया मेरा लोन क्लोज में चार्जेस कितना लगने वाला है, आप उसको भी कैलकुलेशन में डाल दीजिए। क्योंकि आप मान लीजिए पैसे लेके आते हैं और देते भी हैं और उसके बाद चार्जेस भी पे करते हैं, तो चार्जेस चेक कर लेना कितना चार्जेस आपका लगता है पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से, या फिर उस एग्रीमेंट में लिखा है या नहीं लिखा है, आप उसको चेक कर लेना अच्छी तरीके से। दोस्तों आपको ईएमआई का भी ध्यान रखना है कि आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, तो ईएमआई का ध्यान रखने के बाद ही आप उसको लीजिए। होम लोन में आपको ये देखना है कि आपकी जो पेइंग कैपेसिटी है उससे ऊपर मत देना, क्योंकि आपको अगर होम लोन में आप नहीं दे पाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है, पेनल्टी भी लगती है और बहुत सारी आपका सिविल भी खराब होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होम लोन में एक और होता है जो सभी को हम सजेशन देते हैं, जितने भी लोग हमसे पूछते हैं। होम लोन के साथ आपको एक लोन प्रोटेक्शन पॉलिसी कंपनी बेच रही होती है। लोन प्रोटेक्शन पॉलिसी की जो कीमत होती है या उसका जो प्रीमियम होता है, उसका चार्जेस बहुत ज्यादा होता है, बहुत हायर साइड पे होता है। तो आपको क्या करना है, आपको कंपैरिजन करना है कि अगर मान लीजिए मैं लोन प्रोटेक्शन पॉलिसी खरीदता हूं या फिर मैं टर्म इंश्योरेंस लेता हूं, तो दोनों में मुझे फायदा किस में है। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए आपने लोन प्रोटेक्शन लिया, पॉलिसी मान लीजिए 50 लाख का लोन लिया, और 50 लाख के लोन में आपने डेफिनेटली वो लोग लोन प्रोटेक्शन पॉलिसी जो दी आपने उस कंपनी से, उसमें जैसे जैसे टाइम पीरियड निकलता है, जैसे मान लीजिए 20 साल का लोन है और 10वें साल में आपके साथ भगवान ना करे कोई दुर्घटना घटती है, तो वो पॉलिसी आपकी काम आती है ना। लेकिन उसमें आपका लोन हो सकता है 50 से 135 लाख ही बचा हुआ है, तो 35 लाख का अमाउंट ही देना है। तो ये बेसिकली लोन डिक्रीज होते चले जाता है, क्योंकि वो लोन को ही प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और 50 लाख का ही टर्म इंश्योरेंस लिया है, तो आपकी दुर्घटना उस 10वें साल में जो दुर्घटना हुई है, पूरा 50 लाख फैमिली को मिलता है। तो आप 35 लाख का लोन चुका के 15 लाख आपकी फैमिली को मिल जाता है। तो आप कंपैरिजन करते हो तो आपको ये कंपैरिजन करना है कि प्रीमियम मुझे कहाँ ज्यादा देना पड़ रहा है। तो मैं जितना मेरे को नॉलेज है, उस नॉलेज के हिसाब से आपका होम लोन का जो प्रोटेक्शन पॉलिसी है वो आपकी महंगी पड़ती है एज कम्पेयर टू टर्म इंश्योरेंस। तो हमेशा टर्म इंश्योरेंस को प्रेफरेंस देनी चाहिए लोन लेते समय। और आपको वो लोग बोलेंगे भी कि नहीं सर अभी आपका लोन अप्रूव नहीं होगा, इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है किसी कंपनी में कि आपको होम लोन प्रोटेक्शन पॉलिसी लेनी पड़ेगी, कोई क्लॉज नहीं है। सिर्फ वो लोग जानबूझ के अपनी पॉलिसी को बेचने के लिए बोलते हैं। मेरा सजेशन है कि आप जितने रुपए का होम लोन लेते हैं उतने रुपए का ही टर्म इंश्योरेंस अपना बढ़वा लीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने ये 6-7 पॉइंट जो आपको बताए हैं आपके बड़े काम आएंगे, आपके फायदेमंद साबित होंगे, और आप उस जर्नी में जो जर्नी हम लोग लेके चल रहे हैं कि एक नॉर्मल कंज्यूमर से हम लोगों को समझदार कंज्यूमर बनना है और अवेयरनेस क्रिएट करते रहना है, उसमें आपके काम आएगी चीज़, आपको नॉलेज हो चुकी होगी। और भी कुछ अगर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं इस पर्टिकुलर डिटेलिंग में जो भी हम बात कर रहे हैं उसको और अच्छी तरीके से बता सकूं, और अच्छे तरीके से रिसर्च करके आपके पास दोबारा आऊं और हम लोग उसको तसल्ली से दोबारा समझेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर आपको सबसे पहले मेरी वीडियो देखनी है तो बेल आइकन पे आप बटन दबाइए, घंटी दबाइए और जितनी ज़्यादा फैला सकें फैलाइए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।